तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि अगर हम लोगों के पास कोई एक्सप्रेशन है जिसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये हमारी क्या इक्वेशन, तो ये जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि हमने इक्वल टू 0 करा है। अगर हम खाली इस टर्म की बात करें तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो पावर 2 है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम लोग ऐसे लिख लेते कि x की पावर 1 के फॉर्म में अगर हमको इक्वेशन लिखते, जैसे कि मान लेते हैं कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर है, क्योंकि x की पावर जो है वो क्या है, 1 है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, x है, तो ये जो a है, तो ये जो हमारा a है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a हमारा 0 हो जाता तो ये टर्म हमारा गायब हो जाता, तो क्या ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक रहती, ये इक्वेशन लीनियर बन जाती, तो फिर क्वाड्रेटिक कहने का कोई सेंस ना होता। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे a है, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब उसका साथी, वो हमारा क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी ले सकती हो। अब जैसे x की पावर 1 है तो ये क्या, एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो हमारा अगर हम लीनियर वर्ड बोल लें तो इसका मतलब क्या है कि a जो होगा वो नॉन ज़ीरो यहाँ पे भी होगा, तभी वो लीनियर इक्वेशन। अगर ये a 0 हो जाता तो ये सिर्फ कांस्टेंट बचता जो कि b हो जाता। तो पहली बात तो ये इक्वेशन ना रहती, क्योंकि b, हाँ अगर b की वैल्यू 0 होती तब तो 0 इक्वल टू 0 होता, अदरवाइज b की और कोई वैल्यू हम लोग फिर ले ना पाते, तो कांस्टेंट वर्ड हम लोग यहाँ पे फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में a नॉट डिफाइंड 0 कैसे, लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिया है क्योंकि अगर a को तुम मान लो 0 ले लेती हैं, जैसे 0x प्लस बी इक्वल 0x प्लस बी मान लो एक्सप्रेशन ले रहे हैं, हम लीनियर एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो अगर हम लोग इक्वेशन को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, हम सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो 0x प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें b मिलेगा, तो ये तो b है, यहाँ पे तो कोई x का टर्म ही नहीं है, तो पावर का भी कोई मतलब नहीं। अगर हम लोग इसको अलग से समझे तो x की पावर 0 समथिंग होगा ना, तो b है, तो b तो कोई एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये इक्वेशन थोड़ी ना रही, ये इक्वेशन तो अब रही ही नहीं ना, अब तो ये हमारा क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो इसलिए हमको 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कोई इक्वेशन हमारी बचेगी ही नहीं, ठीक है, जो हमारा एक कांस्टेंट बन जाएगा, इस वजह से हम लोगों ने 0 नहीं लिया है, ठीक है। 0 लेने से ये चीज़ हो रही थी, ठीक, तो ये एक इसका एग्जाम्पल समझ सकती हो तुम, क्यों नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अभी जो हमने ये चीज़ पढ़ी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने क्या पढ़ा था, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल टू 0 लगा दिया तो वो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर ये ना लगा तो खाली ये तब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता। यहाँ पे ये कंडीशन लगाई थी कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली दिस कैन बी सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ये हमारा क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म भी बोल सकती हो, इसका नाम बता रहे हैं, ये जो तुमने फॉर्म लिखा है ना, फॉर्म जो ये तरीका है लिखने का, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म भी हो सकता है या फिर कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म है जो हम लोग कह रहे हैं अब इसमें तुम वैल्यूज देखो, ये जनरलाइज वर्जन है। अब जनरलाइज वर्जन क्यों हमने बोला, स्टैंडर्ड वर्जन हमने क्यों बोला, क्योंकि ये हमने बता दी एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। अब यहाँ पे तुम a b c की वैल्यू कुछ भी ले सकती हो, तुम चाहो तो a की वैल्यू हम ले लेते हैं मान लो 1, b की ले लेते हैं 2 और c की ले लेते हैं 3, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है मगर है क्या 1, तो 1 क्या 0 होता है, नहीं, अगर 1 यहाँ पे a की जगह 0 ले लेते तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, क्योंकि ये टर्म गायब हो जाता, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब ज़रूरी नहीं कि a की वैल्यू 1 ही ले, b की वैल्यू 2 ही ले और c की वैल्यू 3 ले, a b c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 ली है, बट हम चाहे तो
कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना क्या, हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, और आई कैसे और जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अब हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये दिमाग में हम लोग क्या आएगा कि रूट्स होते क्या, पहला तो ये क्वेश्चन है कि रूट्स होते क्या है। तब देखो एक चीज़ तुम्हें हम बता दें, रूट्स का पहले देखो रूट्स क्या होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। रूट्स पहले होता क्या है, रूट्स वो होते हैं मतलब कोई भी ऐसे नंबर जो हमारी इन इक्वेशंस को, अब या इस इक्वेशन की अब अभी हम बात नहीं कर रहे, पहले तो हम अपनी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। जनरल फॉर्म वो क्या थी, ax² + bx + c = 0। अब जरूरी नहीं ABC लो, कुछ भी ले सकते हो, DEFGH जो भी लेना चाहो। तो ये हमने कहा था ये हमारी एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब रूट्स क्या होंगे, रूट्स वो होंगे जो हमारे इस तरीके से हम x की वैल्यू लें जिसको यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर ये पूरा सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाए, इधर 0 मिल जाए। अब देखो यहाँ पे तो ABC था, ठीक है, तो बात बन नहीं रही थी। अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं x² - 7x + 12 = 0। अब हमें ढूंढना होगा कि x का कोई ऐसा नंबर जो रखने पर ये हमें मिल जाए 0, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि तुम बैठ के एक एक नंबर चेक करो, x = 1 देखो 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, कि कभी कभी रूट बड़ा होता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग एक एक नंबर को चेक करें और फिर हम लोग बताएं कि रूट क्या है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हम को पता है कि इसका रूट क्या है, तो हम तुम्हें बता रहे हैं एज अ एग्जाम्पल समझाने के लिए। x की वैल्यू क्या अभी निकालते कैसे, वो बात की बात है। x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, तो 9 - 3 = 7 = 21 + 12। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करना तो आता ही है। 9 अब 21 + 12 -21 + 12, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, 9 - 21 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, एक में नहीं सॉरी 9 बचेगा, ठीक है। तो दोबारा 9 बचेगा, तो 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जब हमने 9 - 21 + 12 किया तो 9 - 9 क्या बचा, 0। तो अब क्या तुम कह सकती हो कि 3 रूट है, कह सकती हो। क्यों कह सकती हो, क्योंकि 3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई क्यों कहा हमने कर दिया, क्योंकि जब हम लोग x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब रख रहे हैं, जब हम लोग x की वैल्यू को 3 रख रहे हैं तो हमने क्या देखा कि हमारी सॉल्व करने पर इसलिए रख, कुछ भी रख सकती हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों रखने वाली जो चीज़ है वो हमको यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं देखती। जब हमें पास क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने को तो उसका एक तरीका होता है जिससे हम लोग रूट फाइंड करते हैं। 2-3 तरीके होते हैं, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और एक दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर बना के पता लगाएंगे कि रूट्स क्या हैं। जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अभी हम ये सिर्फ रूट की डेफिनेशन बता रहे हैं। रूट क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इक्वेशन क्या होता है, जब कोई एक्सप्रेशन को = 0 रख दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसमें उस इक्वेशन मतलब उस एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी, मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, तो क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 होती है x की तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है, अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से आगे पावर बढ़ाती जाओगे, उसी तरह के टर्म तुम्हें मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये =0 वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी इक्वेशन कहलाएगा ये, ठीक। अब अच्छा जैसे अगर हमने अभी हम लोग रूट देखना समझेंगे, ठीक है। हमने मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास कोई फैक्टर आए, ठीक है, फैक्टर मतलब x माइनस मान लो a आ गया, मतलब कुछ भी आ गया, x - 2 आ गया एज अ पर्टिकुलर, या x - 3 आ गया। हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, इसकी बात नहीं हो रही, हम अभी नॉर्मल बात बता रहे हैं, इसका भी हमें नहीं पता, =0 ऐसे करते हैं फैक्टर। तो मेरे इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2, 3 आ गई, ठीक है। कोई इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 2, 3 आ गई, ठीक। तो हमने ये सॉल्व करने के बाद निकाला था, बट अब ये पता कैसे चले कि सही है कि नहीं। अगर तुम एग्जाम में चाहे रियो के पता भी लग जाए कि आंसर तो वहाँ मेंशन नहीं होता है, तो तुम्हें पता कैसे लगे कि तुमने जो रूट्स निकाले हैं क्या वो सही है या नहीं, और तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम क्या करोगी, इस रूट को जो भी इक्वेशन होगी जिसका ये आंसर आया होगा उसमें उस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये 2 की वैल्यू रखोगी, 3 की वैल्यू रखोगी, ठीक है। तो जब तुम 2 और 3 रखोगी, अगर वो सॉल्व करने पे 0 आ रही है इक्वेशन, तो दैट मीन्स कि 2 और 3 जो तुमने निकाला है वो रूट सही निकाला है। और अगर सॉल्व
जब तुम वैल्यूज रखती हो और वो वैल्यू 0 नहीं आती, जैसे यहाँ पे देखा तुमने 0 नहीं आई, तो इसका मतलब ये जो रूट निकाले हैं ये इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम्हारी वैल्यू सही नहीं आ रही, तुम्हें दोबारा से अपनी पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। एग्जाम में तुम्हें ये चीज़ वहाँ से मालूम हो जाएगी कि तुम गलत सॉल्व कर रही हो। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या है कि फैक्टराइजेशन कैन बी यूज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन क्यों हम लोग देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। ठीक, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x² माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं मतलब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने का एक रूल होता है, वो क्या होता है? तो इसका तरीका ये होता है कि जैसे हमारा ये जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारा, ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे दो नंबरों में, और वो जो दो नंबर होंगे वो इस तरीके से तोड़ेंगे कि उनका जो सम हो या जो उनको मतलब जोड़ेंगे तो वो यही नंबर देगा हमें। ऑफ कोर्स अगर तुम इसको तोड़ रही हो तो उसका जोड़ने पे मतलब ऐड करने पे वही नंबर आना चाहिए, और अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो हमें 12 यहाँ पे 12 है कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसे कोई दो नंबर तुमको सोचना पड़ेगा, इसमें कोई मैथ्स में हम लॉजिक नहीं बता सकते, ये दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे कि उसका +7 हो और उसका मल्टीप्लाई 12 हो। तो सोचो क्या होगा। चलो अब जैसे कि क्या कहा कि x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 12। अब ये सोचने वाली बात है कि हमने माइनस माइनस क्यों लिया, जिसको हमने हाँ इन दोनों का जब हम लोग सम करेंगे कि माइनस माइनस है डेट मीन्स कि हम इनको ऐड करेंगे तो हमें 7x मिलेगा। और हमको पता है कि जब हम सम करते हैं तो हाईएस्ट वाला जो नंबर होता है, ये तो बहुत बेसिक है अगर फिर भी हम रिवाइज करा रहे हैं, उसका जो हाईएस्ट नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो 4x हाईएस्ट है दैट्स वाई माइनस का साइन था। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये 12 आ रहा है तो इसका मतलब ये ब्रेक कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग का आता है कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या आता है, x² माइनस 3x में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, x कॉमन हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स कि हमने x कॉमन लिया, x माइनस 3। x कॉमन लेने का मतलब एक x को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जब एक x² का मतलब होता है x इंटू एक्स माइनस 3x, तो एक x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 माइनस क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे x नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, बट 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 दोनों में से कॉमन होगा, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये कैसा है, एक स्टेप हम और लिख दे रहे हैं समझने के लिए अगर किसी को ना है, x² माइनस 3x माइनस 4x, इसको हम लोगों ने क्या करा प्लस प्लस ही है क्योंकि ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हें शायद समझ में आ जाए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि x² माइनस 3x था तो हमने x कॉमन ले लिया जो कि आगे x माइनस 3 माइनस हमारा क्या था, अगर हम इनमें से 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x माइनस 3। अब ये माइनस क्यों आया, ये रीज़न पता होगा क्यों आया, बड़े की बात नहीं, हम लोगों ने क्लास 6 में ये चीज़ें पढ़ी थी कि, तो ये चीज़ मालूम होगी बट जिनको नहीं मालूम है उनके लिए चीज़ हम बता रहे हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने ये चीज़ 6 क्लास में पढ़ी थी क्या कि माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। ठीक, ये चीज़ तो पढ़ी थी। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट जब खुलेगा, अगर हम इस स्टेप में देखें, इसको मैं कहीं साइड में कर ले रही हूँ कि अगर हम क्या कर रहे थे x² माइनस क्या था 3x माइनस 4x और क्या था प्लस 12 ये था, और ऊपर क्या था x² हमने जब कॉमन लिया था तो x माइनस 3 माइनस 4। अब एक चीज़ देखें, क्या अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे मतलब वही ये रिवर्स में लिख दिया तो x इंटू x² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा x इंटू 3x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4x के साथ जाएगा तो 4x, मगर जब -4 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 से 12 हो जाएगा। तो डेट्स वाई हम लोगों ने जब इसका रिवर्स यहाँ पे देखा तो ये क्या हो गया तो ये वही चीज़ थी, बस ये रिवर्स ऑर्डर में थी। तो जब हमने -4 कॉमन लिया तो x माइनस 3 अंदर बचा, तो ये माइनस क्यों आया वो थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जो दो, अब अगर हम देखें इनमें से कॉमन देखें तो x माइनस 3 यहाँ पे भी है, x माइनस 3 यहाँ पे भी, डेट मीन्स कि हम x माइनस 3 को ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा।
अब x माइनस 3 जब बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आया हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास a और b दो नंबर हैं या दो एक्सप्रेशन हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इफ़ ए बी हमारा ज़ीरो के बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि ईदर या तो a इज़ इक्वल टू बी, ये हम सिर्फ रूल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाई होने वाला है, ईदर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 0 और बोथ a इज़ इक्वल टू 0 एंड b इज़ इक्वल टू 0। तो ये रूल है, मे बी पैटर्न चेंज हो गया तो ये पूछ भी लें, वैसे पूछते नहीं हैं बट पैटर्न चेंज हो तो हो सकता है पूछ लें। तो अब अगर हम यहाँ पे आए तो ये रूल लग जाएगा क्या इसके लिए, ये मान लो a है और ये मान लो b है, तो ये क्या हो जाएगा ईदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये क्या आया, ये रूट आया, किसका रूट आया है, इस इक्वेशन का रूट आया है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। अब अगर हमें ये चेक करना है कि क्या हमने जो ये निकाला है ये सही है या गलत, तो हम ये 3 की वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 9 माइनस 21 प्लस 12 सॉल्व करने पर आएगा 0। और सिमिलरली जब हम 4 को पुट करेंगे तो 16 माइनस 28 प्लस 12, तो जब सॉल्व करेंगे तो वापस से 0 ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमने रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि ये दिखाना नहीं है एग्जाम में, बट ये अपने वेरीफाई करने के लिए चीज़ें हैं, ठीक। तो अब जैसे एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन है हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक, ये क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि इसको सॉल्व करो व्हेन, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हैं कि x हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और सेकंड पॉइंट है कि x हमारा रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं, सारा स्टेप वही है जो हमने अभी बताया। उसके बाद का जो स्टेप होगा जब रूट निकल आएंगे तो हमें उनमें से जैसे दो रूट आए, एक रूट में नेचुरल नंबर की वैल्यू आ रही है और एक रूट मान लो कि हमारी फ्रैक्शन में आ रही है। तो जब हम लोग नेचुरल नंबर का केस ले रहे होंगे तो हम फ्रैक्शन वाली चीज़ को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर नहीं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर 1 2 3 एंड सो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इस तरीके से होते हैं और रैशनल नंबर में जो होते हैं वो हमारे नेचुरल तो होते हैं बट उसमें फ्रैक्शन भी होते हैं। फ्रैक्शन के नंबर मतलब a बाई बी के भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करेंगे तो उस केस में हम लोग नेचुरल नंबर को भी ले लेंगे और फ्रैक्शन वाले को भी ले लेंगे, यानी दोनों ही रूट कंसीडर हो जाएंगे। बट जब नेचुरल की बात होगी तो फ्रैक्शन वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अब वापस से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, ठीक। तो पहला दिमाग क्या लगाते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0 था। अब हम लोगों को सॉल्व करना है इसको, तो वापस से कंसेप्ट क्या लगाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। पहले तो हमने ये इक्वेशन नोट कर ली। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका क्या सम हमारा 14 आ जाए और उनका प्रोडक्ट क्या है, 8। प्रोडक्ट हमारा क्या है 8, नहीं प्रोडक्ट 8 नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या था, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो क्या, जैसे अगर हम तोड़ें तो पहले तो सोचो कि तोड़ने पे जो इसका सम हो वो ये हो और जो इसका प्रोडक्ट हो वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ बोला था कि क्या था, ये क्वेश्चन था ना, तो हमने क्या कहा था कि 12 हो। क्यों, क्योंकि अगर 1 इंटू 12 कर देते तो कोई फ़र्क पड़ रहा था, 1 12 12 12 1 12 ही होगा, तो वही चीज़ थी, ठीक। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे तो 3 है, तो इसका मतलब खाली 8 नहीं आना है, 3 8 जा 24। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम करने पे क्या आ जाए ये, और जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक। तो क्या करें, कौन से ऐसे दो नंबर होंगे, सोच दो। -12x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 12 और 2 को प्लस करें, माइनस माइनस है डेट्स वाई हम ऐड कर सकते हैं, 12 और 2 को प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 और 3 8 क्या होता है 24, तो यानी ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन देखना है, इसको कॉमन लेना है। तो बताओ कॉमन क्या पार्ट आएगा, कॉमन क्या आएगा? 3x। 3x, बिल्कुल सही। 3x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 12 x माइनस 4, क्योंकि 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 4 3 4 जा 12 12x, तो वही चीज़ मिलनी चाहिए ऊपर वाली। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? 2x। x नहीं कॉमन हो सकता क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे? x नहीं कॉमन ले सकते हैं, -2। हाँ -2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या x माइनस 4 यहाँ पे है और क्या यहाँ पे भी है, हाँ। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये वापस से कौन सा रूल लगेगा? जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जीरो प्रोडक्ट रूल में हम क्या पढ़े थे कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो इधर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 इधर और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला? x इक्वल टू 4 और 3x इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2/3। अब आया हमारा सवाल, पार्ट नंबर 1 है कि x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग, ये रूट आए हैं, रूट वो चाहिए हैं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करें। नेचुरल नंबर में सिर्फ हमारा 4 है, रेशनल पार्ट नहीं होता है, दैट मीन्स फ्रैक्शन वाला ये हमारा हट जाएगा। तो आंसर आने वाला है क्या हमारा? x इक्वल टू 4, बिकॉज 4 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 4 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें दोनों आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में नेचुरल भी होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो 4 भी ले सकते हैं और 2/3 भी ले सकते हैं, और ये दोनों ही हमारे रैशनल नंबर में बिलोंग करेंगे यानी क्यू में बिलोंग करेंगे। देयरफॉर इस इक्वेशन का आंसर जो रूट्स होंगे वो 4 2/3 होंगे सेकंड पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट का जो रूट्स होंगे वो होंगे x इक्वल टू 4, और यही हमारा इसका सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, क्या क्वेश्चन है? 2/3 x स्क्वायर माइनस x/3 इक्वल टू 1। पहले हम क्या करेंगे? 1 को इस साइड ले जाएंगे, तो 2/3 x स्क्वायर माइनस x/3 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब करना क्या है? अब क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2/3 x स्क्वायर माइनस x/3 माइनस 3/3 इक्वल टू 0। क्यों? 3/3 करोगी तो 1 ही आएगा, तो चाहे 1 लिखो चाहे 3/3 लिखो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नाउ क्या करें? 3 एलसीएम लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3/3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारा ये क्वेश्चन आसान वे में हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो तोड़ने पे आए हमारा -1 और प्रोडक्ट करने पर हमारा आए -6। तो अब क्या करेंगे? 2x स्क्वायर, अब ऐसे दो नंबर बताओ कौन से होंगे? 3 और 2। 3 और 2 हाँ, बट हमें 3 का साइन माइनस में रखना है एंड 2 का साइन प्लस में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम -3 + 2 करेंगे तभी हमें -1 मिलेगा, और अगर हम -3 इंटू +2 करेंगे तभी हमें -6 मिलेगा, और यही चाहिए था हमको इसके लिए। ठीक, तो 2x स्क्वायर प्लस का हम 2x को पहले इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कॉमन पार्ट भी चाहिए होगा, प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे? कॉमन पार्ट लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 माइनस 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3x और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो हमने कोई गलती नहीं की, कंफ्यूज हो गए। हम लोग को ये रूल पता है, जीरो प्रोडक्ट रूल होता है कि ए बी इक्वल टू 0, डैट मीन्स कि आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। तो डैट मीन्स कि ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3x इक्वल टू 0, x प्लस 1। फ्लो में हमने एक चीज़ गलत बोल दी। क्या गलत बोली? कि हमने यहाँ पे x कॉमन लिया, जबकि हमने पहले बोल चुके हैं कि हम x कॉमन नहीं लेंगे। x क्यों नहीं कॉमन लेंगे? क्योंकि x कॉमन हो ही नहीं रहा है ना,
एक्स कॉमन हो ही नहीं रहा है, तो हम एक्स कॉमन कैसे लेंगे? तो यही गलती हुई थी, वजह से तो एक्स का टर्म ही कैंसिल हुआ जा रहा है। तो हमने क्या करा, 3 कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है? अगर 3 हम एक्स कॉमन ले ही नहीं सकते थे ठीक तो है। वो, और अगर ले भी लेते तो आगे पता लग जाएगा कि हाँ गलत करा है। तो ये एक्स कॉमन नहीं लिया है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, कॉमा x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस का 1। अब ये रूट आ गए हमारे, तो यही हमारा आंसर है। ठीक, ये रूट आ गए हमारे।